इलेक्ट्रिकल फिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है आपके घर की सेफ्टी और यूटिलिटी के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग प्रॉपर तरीके से की गई हो तो इससे न सिर्फ आपकी बिजली की बचत होगी बल्कि ये आपके घर में हर तरह के आग लगने के खतरों को भी कम करने के साथ साथ आपके जो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ाती है। इसीलिए मकान बनाते समय बिल्डिंग या हाउस ओनर को इलेक्ट्रिक वर्क पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग के दौरान। इसके साथ साथ आपको वायर की क्वालिटी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की स्पेसिफिकेशन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी केयरलेसनेस और इलेक्ट्रीशियन को प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण आपको बाद में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग के समय आपको कुछ जरूरी बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिकल फिटिंग की कुछ एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन या टिप्स देखने को मिलेंगी जो गारंटेड आपके बहुत काम आने वाली है इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाते हुए। तो अगर आप ये टिप्स जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। टिप नंबर 1, सबसे पहली बात, अपने इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए आपको हमेशा एक प्रोफेशनल और अच्छा इलेक्ट्रीशियन हायर करना चाहिए जिसे लेटेस्ट इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स और रूल के बारे में अच्छे से जानकारी हो। नंबर 2, जो भी मटेरियल आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज कर रहे हैं जैसे वायर्स, केबल्स, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल बॉक्स, एमसीपी, सॉकेट्स और कंड्यूट पाइप्स सभी अच्छी क्वालिटी के और एक रेपुटेड मैन्युफैक्चरर यानी कि ब्रांड के होने चाहिए। मींस एज पर स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तीसरा, इलेक्ट्रिकल वर्क शुरू करने से पहले ही आप अपने इलेक्ट्रीशियन या कॉन्ट्रैक्टर को बोल दें कि मुझे आप जो भी वायरिंग करोगे उसका एक लेआउट चाहिए जो आपके फ्यूचर इलेक्ट्रिकल चेंजेस में काम आएगा। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आपको पूरे घर की वायरिंग का लेआउट एक पेपर पर बनाकर देता है कि कहाँ किस रूम में उसने कंसील्ड वायरिंग डिस्ट्रीब्यूट की है, जो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी होता है और बाद में किसी भी इलेक्ट्रीशियन को काम करने में परेशानी नहीं होती। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें और इलेक्ट्रिकल वर्क का लेआउट जरूर लें। नंबर 4, अगर आप कंसील्ड वायरिंग करवाने जा रहे हैं जो दीवार में छिप जाती है और आपके नए या पुराने घर में किसी भी तरह की सीपेज या लीकेज की समस्या है तो वायरिंग करवाने से पहले ही आपको नेसेसरी वाटर प्रूफिंग करवा लेनी है और सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम को फिक्स कर लेना है। पांचवा, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल वर्क शुरू करने से पहले आपकी दीवारें पूरी तरह मजबूत हों, यानी कि मेरा मतलब है कि उन्हें कम से कम 10 से 15 दिन हो गए हो बने हुए, ताकि इलेक्ट्रिकल पाइप और बोर्ड के लिए झिरी काटते हुए आपकी दीवारें कमजोर ना पड़े। नंबर 6, आपको अपने मकान में हर जगह स्विच बोर्ड की हाइट पहले ही डिसाइड कर लेनी है अपनी सुविधा के अनुसार और आपके बोर्ड पॉइंट भी सेम हाइट सेम लेवल पर होने चाहिए। वैसे स्विच बोर्ड की हाइट ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की हाइट पर होनी चाहिए। अब सभी पॉइंट की हाइट के अकॉर्डिंग अपने स्विच बोर्ड और कंड्यूट पाइप चेसिस के लिए पहले ही चौक वगैरह से मार्किंग करवाएं ताकि कटिंग एक लेवल पर हो और ज्यादा न हो। नंबर 7, अब मार्किंग होने के बाद आपको कंड्यूट पाइप, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल बॉक्स सभी की झिरी काटनी है। अब झिरी काटते हुए ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात तो आपको जो हॉरिजॉन्टल चेसिस कटिंग है उसे कम से कम रखना है, इससे आपकी दीवार की मजबूती कम होती है। दूसरा, वर्टिकल चेसिस कटिंग बराबर रखें और हाथ चेसिस के बीच में 2 मीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, ध्यान रखें कि पाइप की झिरी का साइज 1 इंच से ज्यादा न हो और 1.5 इंच से ज्यादा डेप्थ ना हो। नंबर 9, हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका इलेक्ट्रिकल बॉक्स या स्विच बोर्ड का बॉक्स है वह हमेशा आपकी दीवार से 2 या 3 mm अंदर ही होना चाहिए। वो इसलिए ताकि स्विच प्लेट लगने के बाद वह दीवार के लेवल में आ जाए और पुट्टी और पेंट आसानी से हो सके बिना किसी एंडुलेशन के। नंबर 10, अगर मैं कंड्यूट पाइप की बात करूं यानी कि जिस पाइप से आपकी पूरी घर में इलेक्ट्रिकल वायर रन करेगी, वह पाइप आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी जो झिरी कटेगी उसमें भी पुट्टी और पेंट का मार्जिन जरूर छोड़ना है। प्लास्टर सरफेस से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह दीवार के ऊपर पैच दिखेगा और पेंट वाला कहेगा बिजली वाले की कमी है और बिजली वाला कहेगा पेंट वाले की कमी है, पर इसमें पैसा बर्बाद होगा सिर्फ आपका। तो इस बात का भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है। नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने इलेक्ट्रीशियन को पहले ही अपने घर में यूज होने वाले सभी आइटम्स का टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए बोल दें और स्विच सॉकेट की एम्पियर रेटिंग भी जरूर देखें कि क्या जो वायर डाली जा रही है या स्विच या सॉकेट लगाए जा रहे हैं वो टोटल लोड लेने के लिए कैपेबल भी है या नहीं। वैसे तो आमतौर पर घरों में 5 से 15 एम्पियर तक की सॉकेट स्विचेस यूज किए जाते हैं, नॉर्मल लोड के लिए 5 एम्पियर तक और बड़े उपकरणों के लिए 15 एम्पियर तक। पर ज्यादातर देखा गया है कि इस मामले में ज्यादातर इलेक्ट्रीशियन केयरलेस होते हैं और बिना लोड कैलकुलेशन के अंदाजे से वायरिंग कर देते हैं, जिससे बाद में वायर पर टोटल लोड आने से वायर और सॉकेट पर बड़े उपकरण लगाने से सॉकेट जल जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी वायर, सॉकेट और स्विचेस
अकॉर्डिंग टू लोड ही लगाए जा रहे हों। बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर आपका हाउस वायरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप बिंदास होकर हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड एक प्रीमियम टिप भी दूंगा जो शायद आपको पता नहीं होगी, तो जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 12, आप एमसीबी लोड डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करवाएं। यह एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें आपकी सारी एमसीबी लगी होती हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपकी किसी भी एक वायर पर ज्यादा लोड आ रहा होगा तो वह लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो एमसीबी लोड डिस्ट्रीब्यूशन घर में जरूर करवाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है अर्थिंग की। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का मतलब है कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मास ऑफ अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना, ताकि बिना किसी दुर्घटना के पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा इमीडिएट डिस्चार्ज होती रहे। अर्थिंग आपकी वोल्टेज को बढ़ाती है, यह सडनली इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाती है। इसके साथ साथ यह आपकी बिल्डिंग को भी थंडर इफेक्ट और आसमान की बिजली से भी प्रोटेक्ट करती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग के समय जनरली अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की जाती या इग्नोर कर दी जाती है केयरलेसनेस और अर्थिंग का पैसा बचाने के लिए। अर्थिंग इलेक्ट्रिकल वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको हर तरह की मिस हैपनिंग से बचाता है, इसीलिए अर्थिंग जरूर करवाएं। और फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे 3 पिन वाले भारी उपकरणों के सॉकेट्स पर अर्थिंग का पॉइंट जरूर दें। और अगर आप मेटल बॉक्स का यूज कर रहे हैं तो उसे भी अर्थिंग से कनेक्ट करें। नंबर 14, हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वायर लूपिंग से बचें। वायर लूपिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करें, वायर की ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि वायर लूपिंग हमेशा वायर टेप से की जाती है जो ग्लू बेस होती है और कुछ समय बाद तार के गर्म होने से यह ग्लू पिघलने लग जाता है। और अगर वायर लूपिंग ठीक से न किया गया हो तो यह शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 15, हमेशा आपको दिवाली जैसे त्योहारों पर सजावट और रोशनी के लिए खिड़की, बालकनी और एंट्रेंस डोर के आसपास एक्स्ट्रा प्लग और स्विच पॉइंट देने चाहिए। यह एक बहुत ही सिंपल सी चीज है पर इसे ज्यादातर होमओनर भूल जाते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 16, आप पहले से ही टीवी केबल, इंटरनेट, टेलीफोन, एसी और सीसीटीवी कैमरा के लिए पहले से ही इंटरनल पाइप कंड्यूट जरूर डलवाएं, ताकि आपकी सभी वायरिंग इंटरनल हो सके, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं और बाद में ये सब अरेंजमेंट बाहर से ही करने पड़ते हैं। नंबर 17, आपको पानी की मोटर और पानी की टंकी के अलार्म के लिए भी इंटरनल फिटिंग पहले ही करवा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आप एक और इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, वो ये कि किचन में आप अपना गैस सिलेंडर वॉश बेसिन वगैरह के नीचे की जगह पर रख सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पहले ही गैस चूल्हे की पोजीशन डिसाइड करके उसके लिए कंड्यूट पाइप डलवाना पड़ेगा, ताकि बाद में आपके सिलेंडर का पाइप उसमें से निकलकर आप गैस चूल्हे के साथ कनेक्ट कर सको। इससे आपका फायदा ये होगा कि एक तो आपको अलग से गैस सिलेंडर के लिए जगह नहीं चाहिए, दूसरा बेसिन के नीचे की वेस्ट जगह भी यूज हो जाएगी, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। नंबर 18, आप वायरिंग के समय एक वायर पहले ही अपने इन्वर्टर के लिए भी डलवा के रखें, अगर इन फ्यूचर आप इन्वर्टर यूज करने वाले हो तो। नंबर 19 है इलेक्ट्रिकल वर्क कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के काम का पर पॉइंट के बेसिस पर चार्ज लिया जाता है, जिसमें आपकी वॉल चेसिस यानी कि झिरी का काटना, पाइपिंग, वायरिंग, स्विच बोर्ड, स्क्रू और वायर टेप ये सब इंक्लूड रहता है। बस रेगुलेटर और लाइट फिटिंग का चार्ज अलग से लिया जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और लास्ट है रिपेयर कॉस्ट। अगर आप अपने पुराने मकान में कुछ रिपेयर करवा रहे हैं तो रिपेयर करवाने की कॉस्ट डिपेंड करती है वर्क पे कि काम क्या है, जैसे स्विच रिप्लेसमेंट या वायर रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो ऐसे में इलेक्ट्रीशियन पूरे दिन की दिहाड़ी ले लेता है, इवन अगर वो 1-2 घंटे भी काम करे तो ये बात भी ध्यान रखना। और अगर आप हाउस वायरिंग कॉस्ट की स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तो ये 20 बातें आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करवाते हुए जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं जाते जाते आपको एक प्रीमियम टिप भी देना चाहूंगा, वो ये कि जब भी आप मार्केट से वायर लेने जाते हो तो सिंपल आपको इलेक्ट्रीशियन बता देता है कि आप ये वायर ले आओ, और आप भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर जाकर वायर खरीद लेते हो, बस ब्रांड देख लेते हो कि मुझे कौन सा लेना है और लेकर आ जाते हो। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जनरली जो घरों में वायर यूज की जाती है वो 2 तरह की होती है, FR और FRLS, यानी कि फायर रेजिस्टेंट और फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक वायर। अब आप इन दोनों वायर का डिफरेंस पहले समझ लो। अगर FR फायर रेजिस्टेंट वायर की बात करें तो अगर किसी भी वजह से इस वायर में आग लगती है तो वह सीधा लग जाती है और वायर जल जाती है। पर FRLS की वायर जलने में थोड़ा समय लेती है और न ही इसमें धुआं निकलता है। हाँ, आपको किसी भी फॉल्ट के होने पर पहले ही स्मेल आ जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि तार जलने वाली है। ऐसे में आप वायर के जलने से पहले ही अपने मेन डिस्ट्रीब्यूशन MCB को गिरा सकते हैं और आपका नुकसान होने से बच जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा FR को अवॉइड करके FRLS वायर ही यूज करनी चाहिए। इन दोनों वायर की कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपये बंडल का फर्क पड़ता है। और हाँ, वायर आप किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज कर सकते हो, जैसे हेवल्स, फिनोलेक्स, RR केबल्स और पॉली कैप्स।
इन सब ब्रांड की केबल काफी पॉपुलर है। ओके फ्रेंड्स, तो हाउस वायरिंग करवाते हुए आपको इन 20 बातों का जरूर ध्यान में रखना है। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, और अगर आपको लगता है कि हमने आप लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है तो यकीनन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।